Hello to my wonderful children. My name is Komal, your English teacher, and here I am again with another video. And today we'll be reading the third poem of book First Light. And what is the name of the poem? A Tiger in the Zoo. काफी इंपॉर्टेंट पोम है. लेट अस क्विकली स्टार्ट. और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? विल बी लुकिंग एट द स्टाइल, द थीम, द सेटिंग एंड द टोन. देन विल बी रीडिंग द फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी. इस पूरी की पूरी पोएम का एक्चुअल थीम यही है, फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी, टेम्ड वर्सेस वाइल्ड, वाइल्डनेस वर्सेस नेचुरल ब्यूटी. इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. फिर हम पढ़ेंगे यर्निंग फॉर फ्रीडम. जब किसी इंसान के पास, किसी क्रीचर, लिविंग बीइंग के पास फ्रीडम नहीं होती है, तो कैसे ही और शी और इट यर्न्स फॉर द फ्रीडम, उस कॉन्सेप्ट को भी हम टच करेंगे. विल बी रीडिंग अबाउट द कॉन्क्रीट प्रिजन, यानी कि कैप्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, कन्फाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इम्प्रिजनमेंट के बारे में पढ़ेंगे. एंड विल ऑल्सो बी टचिंग द फैक्टर ऑफ नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल हैबिटेट. कुछ लोगों के हैबिटेट्स होते हैं, जैसे हम लोग हैं. मैं अर्बन इंडिया में रहती हूँ, तो मेरा हैबिटेट है अर्बन इंडिया, अ प्रॉपर एकदम वेल डेवलप्ड, इन अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जगह पे रहना मुझे पसंद है, क्योंकि मेरा वही हैबिटेट है. कोई पर्सन जो विलेज में रहता है तो उसका हैबिटेट रूरल इंडिया हो गया. लेकिन अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ, तो डॉग्स ऐसे हैं जो डोमेस्टिकली भी डोमेस्टिकेट भी किए जा सकते हैं, लेकिन वो वाइल्ड में भी रह सकते हैं. और कुछ एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन, ये जो बीस्ट होते हैं, वाइल्ड बीस्ट होते हैं, दे बिलोंग टू जंगल. तो हम पढ़ेंगे कैसे पीपल, हम ह्यूमन बींग्स, हाउ वी फोर्स दीज wild beasts to live in their artificial habitats, snatching their natural habitat from them. We are going to touch that theme as well. Before that, we'll be quickly looking at the competency. सबसे पहले है empathy and compassion. देखो, हम ह्यूमन बींग्स हैं. हम सबसे तुम कह सकते हो फॉरवर्ड बींग्स हैं, बींग्स विद कॉग्निशन. हम सबसे हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं, क्योंकि हमारे पास तर्क की शक्ति है, हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि इस्तेमाल करने का क्षमता है. ठीक है. तो लेकिन हम विद दैट सुपीरियोरिटी वी ऑफन लूज आवर एम्पैथी एंड कंपैशन. वी ऑफन लूज आवर इंक्लूसिव अप्रोच. हमें लगता है बिकॉज वी आर ह्यूमंस एंड वी आर सुपीरियर, so we can do anything with the nature. We always intervene with the nature and we often face the repercussions of the same. तो हमें हमेशा एम्पैथी एंड कंपैशन होना चाहिए, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या ना हो. ह्यूमैनिटी तो होनी चाहिए. ह्यूमन बींग्स के साथ तो अच्छे फीलिंग्स एंड एम्पैथी एंड कंपैशन होना चाहिए. बट और जो लिविंग बींग्स हैं इस दुनिया में, जितने भी एनिमल्स हैं, ट्रीज है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, सबके साथ हमारी एक एम्पैथी एंड कंपैशन जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमंस कैन नॉट सर्वाइव अलोन. अगर हम ह्यूमंस को लगता है कि हम तो भैया सुपीरियर है, हम अकेले भी झेल लेंगे सब कुछ, ऐसा पॉसिबल नहीं है. वी ऑल आर लिंक्ड विद ईच अदर, एंड इफ वन ऑफ द स्पीशीज गो, अगर हट जाती है इस पूरी की पूरे वर्ल्ड से, इस इकोलॉजी से, then it becomes totally difficult for the humans only to sustain in the world. नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेचर. एज आई टोल्ड यू कि हमें लगता है कि वी आर सुपीरियर देन नेचर. नो, वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेचर. एंड जब आप किसी चीज़ का पार्ट होते हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, देयर इज नो सुपीरियोरिटी. तो वी शुड ऑलवेज टेक रिस्पॉन्सिबल एक्शंस टुवर्ड्स नेचर. हमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए. जानबूझ के जो चीज़ें नेचुरली जैसे होती है उससे वैसे ही रखना चाहिए, उससे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट टेम्पर विद नेचर एंड नो इंटरवेंशन विद नेचर. छेड़छाड़ करोगे तो रेपरकशंस होंगे, दिक्कतें आएंगी, और वो दिक्कतें सिर्फ नेचर को नहीं आएंगी, वो दिक्कतें तुम्हारे साथ भी होंगी. ओजोन लेयर में अगर होल हो रहा था तो कितना ज़्यादा दिस साल हम लोगों ने, इस ईयर भी कितना ज़्यादा एक्सट्रीम हीट वेव्स को एक्सपीरियंस किया है, कितनी ज़्यादा गर्मी को एक्सपीरियंस किया है. तो दीज आर द रेपरकशंस ऑफ ह्यूमन्स इंटरवेंशन विद द नेचर. क्योंकि ह्यूमंस ने बहुत ज़्यादा इंटरवीन किया है, पेड़ काटे हैं, नदियों को सुखा दिया है, डेवलपमेंट, इवोल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, इनोवेशन के नाम पे हमने पूरे के पूरे नेचुरल एनवायरनमेंट को तहस नहस कर दिया है. दैट इज़ वाई हमें रेपरकशंस अभी से ही मिल रहे हैं. एंड दिस इज़ व्हाट द कॉम्पिटेंसी इज़, कि हमें इंटरवेन नहीं करना चाहिए. एंड लास्ट में हम लोग लर्निंग आउटकम्स में भी देखेंगे.
इस पोम का राइटर कौन है? जॉर्ज लेस्ली नॉरिस. ही वॉज बॉर्न इन 1921 एंड ही डाइड इन 2006. सो दिस इज अगैन 21st सेंचुरी के, हम लेट 20th सेंचुरी एंड अर्ली 21st सेंचुरी के राइटर की तरह हम इनको ले सकते हैं. एंड ही वॉज अ प्राइज विनिंग वेल्श पोएट एंड ये शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. ज़्यादातर इन्होंने 20th सेंचुरी में ही लिखा. वेल्श पोएट थे और इनको बहुत सारे प्राइजेस मिले और ये ज़्यादातर बिलीव करते थे छोटी स्टोरीज लिखने में. इनका जो जॉनरे था लिखने का वो क्या था? शॉर्ट स्टोरीज. एंड टाइगर्स इन द जू जो हम पढ़ने वाले हैं ये इनका वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स है. आज तक इन्होंने जितना भी कुछ लिखा है उसमें से सबसे अच्छा काम, अगर एक सबसे अच्छा काम हम देखें तो टाइगर इन द जू है. एंड वही लिटरेचर पीस को आज हम पढ़ने वाले हैं. उससे पहले, पोअम पढ़ने से पहले जल्दी से हम स्टाइल देख लेते हैं. पोअम की स्टाइल क्या है? देखो, सबसे पहले अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस कंसिस्ट ऑफ 5 स्टैंजाज. कितने स्टैंजाज है? 5, ईच हैविंग 4 लाइन्स इन इट. 5 स्टैंजाज है और हर एक स्टैंजा में 4 लाइन्स है. द राइम स्कीम ऑफ द पोअम इज ABCB. पोअम की राइम स्कीम क्या है बेटे? ABCB है, याद रखना इसको. एंड इट गोज ऑन लाइक दिस. इज एन एग्जाम्पल, केज राइम्स विद रेज. जैसे कैसे तुम लोग देखोगे कि केज राइम करेगा रेज से, कार्स राइम करेंगे स्टार्स से. सो दैट इज वाई इट इज ABCB. ओके. The use of imagery and figurative language makes the idea of the poet more compelling to the readers. इस particular poem में बहुत सारे literary devices हैं, बहुत ही figurative language का use किया गया along with the imagery. यानी कि एक पूरा picture create करने की कोशिश की है humans के दिमाग में, that how they are extremely unfair to the other living beings of the world. And that is why इस पूरी इस जो पूरी poem का आइडिया है एंड थॉट है, इट इज मोर प्रोवोकिंग क्योंकि इसमें इमेजरी एंड फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज किया गया है. विल क्विकली लुक एट द शॉर्ट थीम ऑफ द पोअम. हम लोग शॉर्ट थीम देखेंगे कि किन किन पॉइंट्स को ऐड करके हम समझ सकते हैं और कैसे तुम लोग बाद में इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हो. सबसे पहले इट इज टेम्ड वर्सेस वाइल्ड, वाइल्डनेस एंड नेचुरल ब्यूटी. कि कैसे हम देखो, 2 एनिमल्स हैं. एक एनिमल, एक मैं बोलूँ अगर एक टाइगर है जो कि केज में है और एक टाइगर है जो कि जंगल में है, तो दोनों टाइगर्स में क्या तुम्हें नहीं लगता कि बहुत डिफरेंस होगा? जो टाइगर जंगल में है वो फेरोशियस होगा, फियर्स होगा, डोमिनेटिंग बहुत ही डोमिनेटिंग होगा, उसके पास अथॉरिटी होगी, उसके पास फ्री स्पेस होगा टू मूव अराउंड. ही वुड हंट फॉर हिज ओन फूड. वो खुद हंटिंग करेगा, उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट स्ट्रॉन्ग होंगे एंड पावरफुल होंगे, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी विगर, उसकी एजिलिटी बहुत अच्छी होगी. ऑन दी अदर हैंड, जो टाइगर जू में होगा उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा. वो एक छोटे कन्फाइंड स्पेस में अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील करेगा. उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट दैट इज टू हंट, टू ईट अपॉन इट्स प्रे, वो सब खत्म हो जाएगा. और आने वाली शायद उसके जो अगर मैं कहूँ उसके आने वाली जनरेशन्स होंगी, शायद वो भी सिमिलर चीज़ों से फेस करें. सो टेम्ड वर्सेस वाइल्ड के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एक टेम्ड एनिमल वाइल्ड एनिमल से डिफरेंट होता है. लॉस ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स ड्यू टू द फोर्स्ड कन्फाइनमेंट. जब हम किसी को फोर्सली कन्फाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बर्ड, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है. एक चिड़िया को अगर तुमने कन्फाइन कर दिया तो क्या, और वो बहुत छोटी सी चिड़िया है, अभी उसने वो जस्ट पैदा हुई है और तुमने उसको पिंजरे में बंद कर दिया, उसकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है फ्लाइंग, क्या वो कभी भी उसको डेवलप कर पाएगी? क्या कभी भी उसको स्किलफुली इंजॉय कर पाएगी? नहीं, क्योंकि आपने उससे फ्रीडम छीन ली है, उसकी बेसिक, उसका नेचुरल एनवायरनमेंट छीन लिया है. और जब आप किसी एनिमल से, किसी बर्ड से, किसी इंसान से उसका नेचुरल एनवायरनमेंट छीन लेते हो तो जो उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी आप उससे छीन लेते हो. नेक्स्ट इज नेचुरल हैबिटेट वर्सेस आर्टिफिशियल सराउंडिंग्स. आज मैं तुम लोगों को कितना ही कहूँ कि लेट्स से एक पर्सन है जो कि बहुत ही इंडियनाइज्ड पर्सन है, जिसको अपना गांव, अपना घर, अपना खाना बहुत पसंद है. अगर मैं उसको चलो एक इंसान का वो नहीं लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ वाइल्ड बीस्ट.
कि अगर मैं बोलूँ एक वाइल्ड बीस्ट है, लायन है, लायन को जंगल में रहना बहुत पसंद है। अगर मैं लायन को कितना भी अच्छा मीट ला के दे दूँ, कितना भी अच्छा खाना उसको प्रोवाइड कर दूँ, क्या वो कभी भी उतना खुश हो पाएगा जितना वो जंगल में होगा? नहीं ना। तो सिमिलरली हमें नेचुरल हैबिटेट्स को प्रमोट करना चाहिए। जब भी हम किसी एनिमल को उसके आर्टिफिशियल सराउंडिंग्स में रखते हैं जो कि उसके नेचर से रिलेटेड नहीं है, फॉर एग्जांपल हनी भी खुद का एक हनी कोम बनाती है, लेकिन अगर मैं एक आर्टिफिशियल हनी कोम बना के उसको दे दूँ और उसको वहाँ पर रख दूँ, तो क्या वो हैप्पी हो पाएगी? नहीं। नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल जहाँ रहते हैं, जो प्लेस ऑफ रेजिडेंट होती है, वो नेचुरल होनी चाहिए। आर्टिफिशियल सराउंडिंग्स में पर्सन या ह्यूमंस या कुछ भी, कोई भी बीइंग्स हमेशा सफोकेटिंग फील करते हैं। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स नेचर एंड इट्स लिविंग बीइंग्स, हम ह्यूमंस के अंदर सेंसिटिविटी होनी चाहिए नेचुरल बीइंग्स को लेके। हमें ये लगना नहीं चाहिए कि हम, क्योंकि हमारे पास कॉग्निशन है, बुद्धिमत्ता है, अगर हम सुपीरियर हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि और एनिमल्स, लिविंग बीइंग्स, किसी को भी यहाँ पे रहने का हक नहीं है या हम उन्हें अपने हिसाब से चला सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंसिटिविटी होनी चाहिए, एक इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए कि अर्थ सबकी है। अर्थ इज द होम ऑफ every living being. It is not the home of only human beings. And once we have this inclusive approach, we'll of course make the earth a better place. Okay, so this is what the short theme is. और इन सारे points को you can use easily in the answers or while writing the theme and the message. अब जल्दी से हम लोग सेटिंग देख लेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो पैरेलल सेटिंग्स हैं। एक स्टैंजा में एक अलग सेटिंग है, फिर दूसरे स्टैंजा में पूरा एनवायरनमेंट, पूरा माहौल बदल जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कौन सी दो सेटिंग्स है। सबसे पहला है जू का सेटिंग। This showcases the artificial settings of a majestic beast like tiger whose natural vigor and agility is taken up by the confinement. ये जो जू है जहाँ पर टाइगर को केज में रखा गया है, वो उसके कौन सी सेटिंग के बारे में बात करेगा? वो उसकी आर्टिफिशियल सेटिंग्स के बारे में बात करेगा, जो कि मेजेस्टिक, एकदम फेरोशियस बीस्ट जैसे टाइगर है, वो यहाँ दिखाएगा कि कैसे टाइगर अपना विगर होता है एनर्जी, वाइटैलिटी, अपना एनर्जी, अपनी एजिलिटी, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, सब चीज़ों को खो चुका है, अपनी स्ट्रेंथ को खो चुका है। क्यों? क्योंकि वो एक केज के अंदर बंद है, उसके पास छोटा सा स्पेस है मूव करने के लिए। एंड दूसरी पैरेलल सेटिंग क्या है बेटा? जंगल है। एंड ये क्या शोकेस करती है? दिस शोकेसेस द नेचुरल सेटिंग फॉर द टाइगर विच अलाउज इट टू हंट फॉर इट्स प्रे एंड एक्ट फेरोशियसली। यहाँ पर दूसरी सेटिंग, दूसरे पैराफ्रेज और स्टैंजा में हम लोग देखेंगे दैट पोएट जॉर्ज लेस्ली नॉरिस वुड टेल अस अबाउट द जंगल। जंगल में कैसे टाइगर एक्ट करता है, कैसे उसका मूवमेंट चेंज हो जाता है, वो सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे? जंगल के थ्रू, किस नेचर देखेंगे। और ये जो जंगल है वो एक नेचुरल सेटिंग है टाइगर के लिए, जहाँ पर वो अपनी हंटिंग खुद कर सकता है। ही कैन अर्न हिज ओन फूड एंड ऑल्सो ही वुड एक्ट फेरोशियसली, क्योंकि जंगल में देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, इज फ्री टू मूव एवरीवेयर एंड ऑल्सो ही कैन एक्ट फेरोशियसली बिकॉज उसके पास अथॉरिटी है। अंडरस्टूड? दो पैरेलल सेटिंग्स है। थीम समझ लिया, स्टाइल समझ लिया, हम लोगों ने सेटिंग्स भी समझ लिया। नाउ वी विल बी लुकिंग एट द टोन। टोन क्या है पोएम की? देखो बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे पूरी पोएम में, अगर ऊपर से नीचे तक 5 स्टैंजास में जाओगे तो हर पैसेज में टोन बदल रही है, हर पैसेज का इमोशन अलग है, हर पैसेज की फीलिंग्स अलग है। एंड दैट इज व्हाई वी से दैट थ्रू आउट द पोम द टोन इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस इज नॉट क्लियर, we cannot say what is, एक पर्टिकुलर टोन में इसको नहीं लिखा गया है। there is a switch of tones in every stanza। एंड क्या है? सबसे पहले स्टैंजा की है रेज। हम लोग देखेंगे टाइगर बहुत गुस्से में है, वो कैसे ना कैसे करके अपने आप को शांत करके बैठा है, क्योंकि उसे पता है कि सिर्फ वो केज के पीछे नहीं है, सिर्फ उसकी फिजिकल बॉडी केज के पीछे नहीं है, बट उसकी मेंटल कैपेसिटी, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, सारी की सारी चीज़ों को केज के अंदर बंद कर दिया गया है।
सेकेंड एंड थर्ड स्टैंजा में देखोगे एडमिरेशन है एंड डोमिनेंस है, क्योंकि जंगल की बात होगी वहां पर द टाइगर इज एडमायरिंग दैट लाइफ, ही वांट्स दैट लाइफ, वो बहुत खुश है वहां पर, और वहां पर एक फीलिंग ऑफ डोमिनेंस दिख रहा है, एक सेंस ऑफ डोमिनेंस कैन बी फेल्ट इन द पिक्चर ऑफ द टाइगर, कि टाइगर एक्चुअली डोमिनेंट एक्ट कर रहा है वहां पर। फोर्थ स्टैंजा इज डिजेक्टेड, या रादर आप कह सकते हो डिसअपॉइंटेड, टाइगर काफी डिसअपॉइंटेड है। एंड लास्ट स्टैंजा, फिफ्थ स्टैंजा में द टाइगर इज होपफुल, उसे थोड़ा सा होप आता है कि शायद एक दिन वो भी खुली हवा में सांस ले पाएगा। ठीक है, तो टोन क्या है, एम्बिगुअस है, एंड थ्रू आउट द स्टैंजाज इट इज डिफरेंट, जैसे ही द स्टैंजा इज बीइंग स्विच द टोन इज ऑल्सो स्विचिंग। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों। लेट अस मूव टू द पोएम। अब हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. सबसे पहले इस पूरे स्टैंजा का जो टोन है अभी हमने पढ़ा है, रेज है, एंगर है, गुस्से में है। द पोएम इटसेल्फ इज स्टार्टिंग, ऐसे शुरू हो रही है। ये सेटिंग किसकी है, दिस इज द सेटिंग ऑफ जू, और ये जू क्या है, आर्टिफिशियल सराउंडिंग्स हैं, ये नेचुरल सराउंडिंग्स नहीं है टाइगर के लिए, आर्टिफिशियल सराउंडिंग्स है। तो अब पोएट हमें कह रहा है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड का मतलब होता है ब्राइट, कलरफुल। टाइगर की बॉडी को अगर देखोगे तो बिल्कुल ऐसी चमकदार येलो एंड ब्लैक बॉडी के साथ वो स्टॉक कर रहा है। स्टॉक होता है, याद है तुम लोग सब लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी को सोशल मीडिया पे स्टॉक किया होगा। स्टॉक करना होता है पीछे पड़ना, लेकिन यहाँ पर स्टॉक करना पीछे पड़ना नहीं है। बेसिकली जब आप किसी को फॉलो करते हो, जब आप दबे पांव स्टेल्दीली वॉक करके आगे जाते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। तो यहाँ पर भी इसका मतलब यही है कि टाइगर के पास एक छोटा सा केज है। यहाँ देख रहे हो, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, ये लाइन हमें बता रही है स्मॉल स्पेस के बारे में। किसके बारे में बता रही है, स्मॉल स्पेस, कि कैसे टाइगर अपनी ब्राइट एंड कलरफुल बॉडी के साथ, जिस वही सेम बॉडी जो उसकी जंगल में भी होती है, उसी सेम ब्राइट कलरफुल स्ट्राइप्स के साथ, कलरफुल बॉडी के साथ, ही इज स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज। वो केज का जितना छोटा स्पेस है आई एम रियली सॉरी, जो छोटा सा स्पेस है उस पूरे केज का, कैसे वो उधर से उधर उस केज में मूव कर रहा है। वो छोटे से स्पेस को मेजर कर रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है करने को। he is just walking to and fro the length of the cage, and length is not big. If we compare it to the jungle had given tiger the free space to run freely. वो भाग सकता था, he could have leapt upon people, और वो किसी पे भी लीप कर सकता था, एंजॉय कर सकता था, कितनी भी दूर तक भाग सकता था। लेकिन केज में ऐसा नहीं है, एक स्मॉल स्पेस है, कन्फाइंड स्पेस है, और उसी कन्फाइंड स्पेस में टू एंड फ्रो कौन मूव कर रहा है, हमारा ब्राइट एंड कलरफुल स्किन में टाइगर। ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, और वो वो किन गद्देदार पैरों से, दिख रहा है तुम्हें कितने पैडी से हैं, कितने सॉफ्ट पैर हैं। ये हम इसलिए भी कह सकते हैं, जंगल का जो रफ सतह होती है उस पर जब टाइगर मूव करते हैं तो उनके पैर स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कोई भी ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, मेटल केज है, मेटल एकदम सॉफ्ट है, तो टाइगर को जंगल का फीलिंग नहीं हो रहा है। तो उसके पैर बहुत सॉफ्ट हैं, क्योंकि वो हंटिंग नहीं कर रहा है, एक स्मॉल स्पेस में मूव कर रहा है। तो विद हिज वेलवेटी फीट, एकदम अपने गद्देदार पैरों से वो बस थोड़े से स्पेस में मूव कर रहा है, एंड अंदर से वो बहुत गुस्सा है, बहुत रेज में है, बहुत एंग्री है, फ्रस्ट्रेटेड है, बट देन ही इज चूजिंग टू कीप काम। वो चुप है, क्यों? क्योंकि उसे पता है ही इज डिजेक्टेड एंड डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि उसे पता है ही कैन नॉट डू, उसकी स्ट्रेंथ इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि उन मेटल बार्स को तोड़ सके, उन मेटल बार्स को डिस्ट्रॉय कर सके। सो बिकॉज ही नोज ही इज एन एक्सट्रीम, वो बहुत गुस्से में है, ही वॉन्ट्स टू कम आउट, बट ही नोज बिकॉज नथिंग कैन बी डन, ही गॉट स्टक देयर, दैट इज वाई इन द फ्रस्ट्रेटेड मोड, अपने गुस्से को दबा के वो बस टू एंड फ्रो छोटे से स्पेस में मूव कर रहा है। Now the setting is of jungle, and again as I told you, the
टोन इज ऑफ एडमिरेशन, कि अब भैया एडमायर कर रहे हैं हम लोग। यही है रियल लाइफ टाइगर की। टाइगर का जो एक्चुअल नेचुरल लाइफ है वो तो यही है। एंड वो लाइफ क्या है बेटा? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर द प्लम्प डियर पास। लर्किंग होता है जब आप किसी को छुप के देखते हो, ऐसे ना हम ऐसे छुप के देखते हैं, किसी को बचा के खुद को छुपाते हैं ताकि सामने वाले को पता ना लग पाए। सेम। अब यहाँ पर पोएट ने बहुत ब्यूटीफुली कैसे टाइगर फ्रस्ट्रेटेड था। अगर यही टाइगर को अगर हम जंगल की सेटिंग में रख दें तो अभी वो क्या कर रहा होता? ही वुड हैव स्टार्टेड फॉर दी हंट। He would have been hunting as of now। और वो हंट कैसे करता? He should have been lurking in the shadow। वो अपने आप को बड़े से ग्रास, शैडो का मतलब यहाँ पर है कि बड़ी से ग्रास के बीच में खुद को छुपा के रखा होता और वो अपने टारगेट को देख रहा होता। अपने आप एकदम सटीक आंखों से, एकदम टू द पॉइंट क्या कर रखा होता उसने, अपने टारगेट को देख रहा होता वो। एंड स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और अपने टारगेट को देखते हुए और अपने आप को छुपाते हुए, हाइडिंग टेकिंग अ कवर थ्रू द लॉन्ग ग्रास, ही वुड मूव। वो स्लाइड करते हुए जाता। स्लाइड करने का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा? विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, कि एकदम दबे पांव चुपचाप से जब वो टाइगर स्टेल्दीली मूव करते हुए लॉन्ग ग्रास में अपने टारगेट को देखते हुए क्या करता, एक वाटर पॉन्ड के पास जो एक डियर होता है, हिरन, वो डियर प्लम्प डियर है, मोटा ताजा डियर है भैया, इसने अच्छे से खाना वाना खा रखा है। एंड ये डियर क्या कर रहा है? एंटाइज कर रहा है हमारे टाइगर को भैया, अट्रैक्ट कर रहा है, अल्योर कर रहा है, बिकॉज टाइगर अब खाना खाना चाहता है और उसने टारगेट कर लिया है इस डियर को। एंड दैट डियर इज ड्रिंकिंग वाटर, दैट डियर इज क्वेंचिंग इट्स थर्स्ट नियर दी वाटर होल। एक कोई छोटा सा पॉन्ड वगैरह है, वहां पे वो पानी पी रहा है। चुपचाप से इस टाइगर ने उस डियर को टारगेट किया, अपने आप को शैडो भी किया, अपने आप को कवर किया लॉन्ग ग्रास से, और चुपचाप से बिना किसी शोर मचाए, बिना कोई शोर मचाए दबे पांव चलते चलते वो एकदम से क्या कर लेगा? उस डियर पे अटैक कर देगा। एंड देन ही वुड एंजॉय हिज ओन feast, the hunt that he had just preyed upon। तो यही बात हमारे पोएट कहना चाहते हैं, that the tiger was quite frustrated in the zoo। if we just open them up, if we just send them back to the world, to the world of their own, to their natural habitat, तो इस वक्त वो टाइगर ऐसे आराम से हंट कर रहा होता, अपना खाना खुद अर्न कर रहा होता, and he would have enjoyed there। नाउ वापस से इसका भी एडमिरेशन ही है जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, एंड डोमिनेंस भी है। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में डोमिनेंस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, पैराफ्रेज में, सॉरी। एंड ये भी किसकी सेटिंग के बारे में बात हो रही है? जंगल की सेटिंग है बेटा ये भी। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। Now the poet is beautifully telling us that we humans think that we are superior। हमने इसको बंद कर दिया है केज में, तो जब भी विजिटर्स आते हैं हम लोग चिढ़ा के जाते हैं, तो हम टाइगर से इतना डरते नहीं हैं। लेकिन उसी वक्त अगर हम वो केज खोल दें और टाइगर एकदम फ्री हो जाए, तो डू यू थिंक हम क्या टाइगर के आसपास भी आना चाहेंगे? नहीं। अगर हम ओपन के बारे में बात करें, टाइगर्स या ह्यूमंस, तो कौन ज़्यादा डोमिनेटिंग है इन स्ट्रेंथ एंड फिजिकल एजिलिटी? Tigers are more powerful, while beasts are of course more powerful than the humans। तो यही कह रहा है कि अगर यही टाइगर अगर जंगल में खुला है, तो ये पूरे के पूरे विलेज को सिर्फ विलेज के आउटस्कर्ट्स पे जाके स्नार्ल करके, स्नार्लिंग का मतलब होता है रोर करके, सिर्फ दहाड़ेगा भी ना अगर ये टाइगर उसके विलेज के एज पे जाके, तो भी सारे विलेजर्स अपने आप को अपने कमरे के अंदर बंद कर लेंगे। जैसे हमने टाइगर को कहाँ बंद कर रखा है बेटा? केज में। So this shows that who is more ferocious, who has more authority, who is more dominating?
the tiger is more dominating. The tiger has more physical strength. This tiger who's there in the zoo, if we free that tiger, and if we let the tiger go in the open and wild, he can easily terrorize the whole village just by the snarling, just by the roaring. And there at the edge of the village, उस village के edge पे वो अपनी he would bear होता है निकालना, दिखाना किसी को, to showcase something. वो अपने नुकीले नाखून दिखाएगा, अपने नुकीले वाइट दांत दिखाएगा, और उन दांतों से और उन उन नाखूनों से क्या कर सकता है, ये पूरे के पूरे विलेज को डरा सकता है. और जैसे हमने इसको बंद कर रखा है, ये merely by roaring, bearing its white fangs and claws, पूरे के पूरे विलेज को अपने आप वो खुद ही खुद को बंद कर लेंगे, खुद को ही आइसोलेट कर लेंगे. आई होप ये समझ में आया होगा. यहाँ पर हमें डोमिनेंस पता लगती है एनिमल की इन द वाइल्ड, इन द जंगल, एंड वी शुड लेट देम हैव इट, बिकॉज दिस इज व्हाट दे हैव बीन गिवन अवे विद बाय द गॉड. गॉड हैज प्रोवाइडेड देम दिस सॉर्ट ऑफ एनर्जी, दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ. हम इसी स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं, केज के पीछे कैद कर देते हैं. आज अगर मैं किसी बच्चे को पढ़ना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका एक नेचुरल बिहेवियर है, उसे पढ़ना पसंद है, और अगर उससे किताबें छीन ली जाए तो ऑफ कोर्स वो बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो नेचुरली बिहेव नहीं कर पाएगा. अगर मैं देखूँ सिनेरियो में, कुछ बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है, मोबाइल गेम्स खेलना बहुत पसंद है, लेकिन जब भी पेरेंट्स मोबाइल फ़ोन छीन लेते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ रियली मिसिंग फ्रॉम देयर लाइफ. तो वैसा ही उनका नेचुरल बिहेवियर चेंज होने लग जाता है, वो नेचुरली बिहेव नहीं कर पाते हैं. तो यहाँ पर भी टाइगर का नेचुरल बिहेवियर यही है, टू स्केयर पीपल, टू हंट फॉर इट्स प्रे, टू हैव दैट डोमिनेंस एंड अथॉरिटी इन द जंगल. But then we are snatching away all these rights from the tigers, from the wild beasts, and for our own sake, for our own selfish motives and entertainment motives, what we are doing? We are putting these animals behind the bars. Understood, all of you? Okay. Next. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring विजिटर्स. लेकिन सडनली वापस से पोएट हमको रियलिटी की तरफ ले आता है कि भैया ये तो इमेजिनरी सिचुएशंस हैं दोनों, तुम तो आओ रियलिटी में वापस. दैट द टाइगर इज स्टिल इन द जू एंड ही इज डिसअपॉइंटेड. कम बट ही, यहाँ पे देख रहे हैं ना, बट ये सारी चीजें तो हो सकती हैं, दीज थिंग्स कैन बी डन बाय द टाइगर, बट The tiger is still locked in a concrete cell. टाइगर तो अभी भी उस चार दीवारी के पीछे बंद है. And we have not only confined tiger's physical body, but we have also confined his strength, his vigor, his energy, his vitality, his playfulness, his zest, zeal, hunting skills, उसकी mental capability, उसकी mental strength, हर एक चीज को हमने क्या कर दिया है बच्चों, हम लोगों ने कन्फाइन कर दिया है, हम लोगों ने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है. टाइगर अब उतने अच्छे से बिहेव नहीं कर पाएगा, उतनी एनर्जी फील नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास अब बहुत छोटा स्पेस है. हमने उसे सिर्फ फिजिकली कन्फाइन नहीं किया है, मेंटली भी हमने उसे बता दिया है कि यू आर नॉट द डोमिनेटिंग वन, वी आर द डोमिनेटिंग वन. वो किसी भी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी विगर, अपनी एनर्जी को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास उतना स्पेस है ही नहीं. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. और वो पूरे दिन इधर से उधर बस घूमता रहता है उस छोटे से केज के जगह में, इग्नोरिंग विजिटर्स. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वो इग्नोर क्यों करता है विजिटर्स को? क्योंकि उसे पता है none of the visitors are going to help him come out of that confinement. He is hopeless of people. वो लोगों से अब बिल्कुल hopeless हो चुका है, human से hopeless हो चुका है. He is rather disappointed in people. तभी इस particular, याद है इस particular paraphrase की क्या थी टोन? वो टोन थी dejected और disappointment. He is rather dejected and disappointed of the visitors because every time, जब से ये टाइगर इस जू में आया, इसने देखा लाखों करोड़ों लोग इसके आसपास आते हैं, खेलते हैं, इसको चिढ़ाते हैं और चले जाते हैं. बट क्या कोई भी इंसान, कोई भी विजिटर उसकी हेल्प करता है उस जू से बाहर आने में?
नहीं. एंड इसी वजह से टाइगर is now ignoring the visitors because he knows that none of these humans are going to help him come out of the confinement. Nobody is going to provide him back with the freedom that he deserves, with the freedom that is given to him by the God and that he naturally deserves. I hope yahan tak clear hoga. Let us move to the next particular and last stanza of this poem. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. रात में जब सारे विजिटर्स चले जाते हैं, टाइगर को अब लगता है शायद थोड़ा सा मुझे समय मिलेगा एंड मे बी आई वुड टेक आई वुड हैव थोड़ा सा मेरे को मोमेंट ऑफ पीस मिलेगा, पीसफुल मोमेंट्स होंगे. क्योंकि अगर तुम जंगल का सिनेरियो देखोगे तो एक टाइम ऐसा आता है दिन में कि जंगल में एकदम इनएक्टिविटी हो जाती है, साइलेंस हो जाती है. इनफैक्ट द फॉलिंग ऑफ द निडल वुड बी हर्ड इन द जंगल. क्योंकि तब सारे एनिमल्स हमारी तरह नहीं होते हैं. एनिमल्स आर नॉट लाइक अस कि वो पूरे के पूरे टाइम अपनी जैसा नेचुरल बिहेवियर उनको भगवान ने दिया है उससे हटके कुछ एक अलग ही पार्टी कर रहे हैं, रात में घूम रहे हैं, सिक्योरिटी कर रहे हैं. कुछ नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, ऑफ कोर्स दे वुड क्योंकि वो रात में ही जगते हैं तो वो अपना दे गो अबाउट देयर बिजनेसेस. बट जंगल में एक अटर साइलेंस होता है रात में. एंड रात में दीज एनिमल्स दे प्रेफर, ये जो साइलेंस होती है वो रात में अडोर करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं और आराम से पीसफुल मोमेंट्स में सोते हैं. बट क्या हमारे टाइगर को जू में ये पीसफुल मोमेंट्स मिल रहे हैं? नहीं. In the daytime there are a lot of visitors which are not letting this tiger sleep in peace, which are not letting this tiger enjoy the peaceful moments. But during at night, the night time maybe when the tiger is seeking for the peace, the tiger is yearning for the freedom and few peaceful moments where he's actually thinking for कि yes he would get some peace, he would get silence now. उस टाइम पे क्या होता है बच्चों, टाइगर उस चीज़ को भी इंजॉय नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पर पेट्रोलिंग कार्स होती हैं. वहाँ पर जो पेट्रोलिंग रात में सिक्योरिटी के लिए पुलिस की कार्स घूमती है ना, उनका सायरन कॉन्स्टेंटली नॉइस क्रिएट करता है. एंड उस सायरन की वजह से क्या होता है, द टाइगर डज नॉट, मतलब उसको एकदम भी पीस का मोमेंट रात में भी मिलता नहीं है. एंड ही गेट्स एक्सट्रीमली सैड एंड डिप्रेस्ड. उस चीज़ की वजह से वो और दुखी हो जाता है. बट एट द एंड ही स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. इस लाइन को समझना थोड़ा सा डीप मीनिंग है. वो देखता है अपनी ब्रिलियंट शाइनी आईज, शाइनी ग्लीमिंग आईज. हमारी आईज कब शाइनी होती है बेटा? जब हमारे मन में, हमारी आंखों में उम्मीद होती है, होप होती है. वो स्टार्स की तरफ देखता है ऊपर और सिर्फ एक ऐसा नेचुरल एलिमेंट जो कि जंगल में भी सेम था, जो कि जू में भी सेम है, वो क्या है? द ब्राइट स्टार्स, द स्काई विच इज अ सिंबल ऑफ अ होप, द स्काई विच इज अ सिंबल ऑफ अपॉर्चुनिटी. यहाँ पर टाइगर अपनी ग्लीमिंग आईज के साथ स्काई की तरफ दिखता है बिकॉज दैट इज द ओनली नेचुरल एलिमेंट लेफ्ट इन द जू टू दैट ऑफ द जंगल. जंगल में भी स्टार्स सेम थे और यहाँ पर भी सिर्फ एक ही चीज़ है जो सेम है. एंड इसी वजह से टाइगर देखता है ऊपर स्टार्स को अपनी ब्रिलियंट आइज से देखता है और वो सोचता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं वापस से अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में जाऊंगा. आई विल गेट रीयूनाइटेड विद माय फैमिली एंड आई विल एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ इट. एंड विद दैट, ऑन अ नोट ऑफ होप, ये क्या है, एक नोट ऑफ होप पे पोएम खत्म हो रही है. रादर हम पोएट का एक क्लेवर मूव भी कह सकते हैं कि इन दो लाइन से पोएट ये इवोक करना चाहते हैं रीडर्स के माइंड में कि वी शुड नेवर लेट दीज एनिमल्स come out of their natural habitat. We should not confine them. We should never confiscate their freedom. We should never snatch their freedom because they also have their own lives. They also have their own families. They also have their natural habitat and instincts. And once we take their freedom away, their natural instincts, their family
family, and they themselves, they actually suffer a lot. And that is why these animals are left with just the hope that one day these humans will be merciful, these humans will have mercy on us, and they will let us go back into the our, or they would let us go back to our natural environment. And it would be, then that would be a moment of joy for those animals. And with this, your poem is over. नाउ हम लोग विल क्विकली सी द लर्निंग. हम लोगों ने क्या सोचा? रिस्पेक्ट फॉर नेचर. हमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मैंने बताया था. इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए बच्चों. ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम सुपीरियर बीइंग्स हैं, हमें दिमाग है तो हम ही सब चीज़ें करेंगे और नेचर का कोई और एलिमेंट कुछ नहीं कर सकता. दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच. सेकेंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. ह्यूमंस क्योंकि बड़े हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, हम लोगों की अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स नेचर भी ज़्यादा है, क्योंकि हम सोच सकते हैं विद कॉग्निशन, विद रैशनैलिटी. हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि क्या नेचर के लिए अच्छा है और क्या नेचर के लिए अच्छा नहीं है. क्या एक एनिमल जो कि तुम लोग ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में पढ़ोगे कि स्क्विरल्स एंड मंकीज दे थ्रो हाफ ईटन fruits in the river Kaveri to create that ripple effect. अब क्या मैं मंकी और स्क्विरल से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो ये सोचे कि अरे थ्रोइंग द गार्बेज इन द रिवर वुड बी रियली बैड फॉर अस. मुझे लगता है कि ये उनसे एक्सपेक्ट करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि भगवान ने उन्हें ऐसा बनाया ही नहीं है. लेकिन यही चीज़ जब हम करते हैं तो क्या हमसे एक्सपेक्ट करना ये गलत है? नहीं. वी हैव द ब्रेन, वी हैव द रैशनैलिटी. हमें पता है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है. और एनिमल्स मुझे लगता है हमसे ज़्यादा सेंसिटाइज करते हैं नेचर से, हमसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है नेचर से. तो वी ह्यूमंस शुड ऑल्सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी शुड हैव एन अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द नेचर, that we should not tamper with it, we should not intervene with the nature. We are the part of the nature. If we try to tamper with one of the elements of the nature, it will have, the whole nature will suffer. We humans will have the major repercussions of it. I hope यहाँ तक clear हुआ होगा. And last is environmental conservation. क्योंकि हम नेचर के पार्ट है, अगर नेचर खत्म हो गया तो हम भी खत्म हो जाएंगे. तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पेड़ों के बिना, जानवरों के बिना, नदी, पहाड़ों, वॉल्केनोज, इन सारे नेचुरल एलिमेंट्स के बिना रह सकते हैं. ऐसा पॉसिबल नहीं है. To survive, we really need the nature. And now we've come to my favorite part, that is the question and answers. चलो जल्दी से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और फर्स्ट मैं हमेशा की तरह 5 सेकंड्स दूंगी एंड देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर्स देगा. ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टाइगर डू इनसाइड इट्स केज. टाइगर अपने केज के अंदर क्या करता है? A, it sleeps peacefully. B, it paces back and forth quietly. C, it roars loudly to scare visitors. D, it hunts for prey. वो A है मतलब कि वो शांति से सोता है. B, वो सिर्फ इधर से उधर घूमता रहता है एकदम चुपचाप. C, कि वो बहुत जोर से रोर करता है और विजिटर्स को गुर्रा के डरा देता है, भगा देता है वहां से. और फोर्थ, वो अपने शिकार को पकड़ता है. I'll give you 5 seconds. The answer is quite easy and your 5 seconds starts now. And what is the answer? The answer is B. He just paces back and forth. He just stalks the length of the cage very quietly, getting frustrated. Deep down, he's frustrated, rageous, angry. But then because he has no choice, he knows his strength cannot be exercised inside the cage. So that is why what he does, he just paces back and forth. How does the poet describe the tiger's movement in the zoo? वो कैसा movement लेता है tiger? Swift and powerful, slow and lethargic, graceful and agile, quiet and stealthy. Swift यानी कि एकदम आसानी से और एकदम powerful, slow and lethargic, धीरे धीरे और एकदम without any energy. Graceful, with all the grace and all the aura that a tiger holds, and agility, एकदम flexible move करता है. Quiet and stealthy, दबे पांव चलता है और एकदम शांति से चलता है. So the answer, अच्छा, I'll give you 5 seconds.
Your 5 seconds are over and now the answer is, I know बच्चे दो चीज़ों में कंफ्यूज होंगे, बट आंसर आपका अभी भी क्या है बेटा? स्लो एंड लेथार्जिक है. यहाँ पर क्वाइट एंड स्टेल्दी कब मूव करता है? हंटिंग के टाइम मूव करता है ये इन जंगल. जंगल में हंटिंग के टाइम पे टाइगर मूव्स स्टेल्दीली, टाइगर मूव्स क्वाइटली, बट इन द केज he moves very slowly, very lethargic, because he knows the space is very small. He knows there is confined space and he cannot do much about it, and that is why he just moves paces back and forth slowly and in a lethargic way. What emotion is associated with tiger's movement in the cage? कौन सा इमोशन एसोसिएटेड है केज के अंदर के मूवमेंट से? जॉय, सैडनेस, एंगर और एक्साइटमेंट. बहुत आसान है, इसमें मैं 5 सेकंड्स नहीं दूंगी. दैट इज एंगर. क्वाइट है लेकिन गुस्से में है भैया कि उसकी फ्रीडम तुमने उससे ले ली है, बट उसे ये भी पता है कि वो अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज अपनी स्ट्रेंथ को एक्सरसाइज नहीं कर सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the central theme of the poem? I think मुझे इसमें options भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. The theme of this particular poem is freedom and captivity. How a being feels in freedom, how a being feels in captivity. कैसे एक living being freedom में feel करता है और सेम लिविंग बीइंग को अगर आप कैप्टिविटी, कन्फाइनमेंट में डाल दो तो वो कैसा फील करेगा. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन, दिस इज व्हाट द थीम ऑफ द पर्टिकुलर पोएम इज. And the last and final question of this particular poem is, what do the brilliant stars in the last line of the poem symbolize? The tiger's hope of getting free one day, the visitors to the zoo, the beauty of the nature, the brightness of the zoo lights. टाइगर की होप कि वो एक दिन ज़रूर फ्री हो जाएगा, और कि जो विजिटर्स आते हैं तो उसको शो करते हैं वो स्टार्स. ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की सुंदरता को दर्शाते हैं, या जो जू में ब्राइट ब्राइट लाइट्स जलती है जो उसकी आंखों में इरिटेट करती है उसके बारे में ही. आई विल गिव यू 5 seconds. And the answer is very simple, A, that is the tiger's hope of getting free one day. As I told you, with his brilliant eyes, he stares at the brilliant stars, the stars which are the only natural element left in the zoo for the tiger, and he hopes that one day for sure he's going to get reunited with his family in his natural environment. And with this, we've come to an end of this particular poem. इसके बाद हम literary devices पढ़ेंगे and उसके बाद हम इसी particular poem के question and answers करेंगे. So don't go anywhere. Stick to Mission Gyan for your grade 10 preparations, and for English, stick to Komal ma'am. Bye bye all of you. Take care.